Good morning, sir. Good morning. यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम 8 स्कूल के प्राचार्य और बच्चे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान M.R. रावल जी, सहायक केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग आज हमारे बीच में है। हम सर आपके आशीर्वाद से आप ये कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं कि दीप प्रज्वलन कर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जरूर जरूर, बिल्कुल स्वागत है। कैरी ऑन प्लीज। श्रवण कुमार जी। यस सर। केवी पानबारी, प्लीज दीप प्रज्वलन करिए। यस सर। योगी अपने पास कैमरा है क्या कोई? आशीर्वाद ले। हम आज इस कार्यक्रम की जो कि कैमरा है क्या? वीडियो कैमरा। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, वेश बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते, परम ज्योति नमोस्तुते। जलाओ दिए मगर ध्यान रहे इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहने न पाए, और इसी ध्येय को प्राप्त करने में लगा है केंद्रीय विद्यालय संगठन। दीप प्रज्वलन के बाद अब मैं श्रीमान आरसी भूरिया सर, जो कि प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 जयपुर के, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए और सुबह भेजें। क्षमा चाहता हूँ। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा पुष्पगुच्छ के साथ हमारे माननीय सहायक आयुक्त महोदय का, कि सर आप अपने बिजी शेड्यूल में रीजनल ऑफिस में मीटिंग छोड़कर आप हमारे बीच में यहाँ पर पधारे। हमें इस कार्यक्रम में आपसे हमेशा ही सहयोग और हमें आपसे मार्गदर्शन मिलता है। हम आपके कृतज्ञ आभारी हैं। कृपया आपके यहाँ पधारने हेतु कृपया ये पुष्पगुच्छ आप स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी श्रृंखला में अब मैं स्वागत करना चाहूँगा हम सब प्राचार्यों में जो सबसे अनुभवी प्राचार्य हैं श्रीमान आरसी भूरिया जी का। कृपया आप भी सर के पश्चात आपका भी स्वागत है सर। आप भी पुष्पगुच्छ भेंट स्वीकार करें। थैंक यू सर। इसी श्रृंखला में मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री रविशंकर खतलारी जी का, जो कि प्राचार्य हैं गुवाहाटी रीजन में केवी गोलाघाट के। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ प्राचार्य केवी हाफलॉन्ग श्री मनोज कुमार जी का। मैं स्वागत करता हूँ प्रभारी प्राचार्यों का, प्राचार्य केवी पानबाड़ी श्री कपिल कांसरा जी का।
इसी श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं बोकाजान के प्रभारी प्राचार्य श्री सुबोध कुमार जी का, एवं मैं स्वागत करता हूं टिफू के प्राचार्य श्री हाइतिलो काट साहब का। इसी श्रृंखला में मैं समस्त शिक्षकगण और इस प्रोग्राम की आन बान शान हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का, जो आज 8 विद्यालयों से, जिसमें 3 विद्यालय जयपुर संभाग के हैं, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बच्चे, और साथ ही केंद्रीय विद्यालय सुराज बांदरसिंद्री के बच्चे जयपुर से हैं, और साथ ही असम के इन 5 विद्यालयों के बच्चे हैं। और इनका कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इनकी आपस में भी चर्चा शुरू हो गई है। और सर, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस श्रृंखला को हम आगे भी गतिमान रखेंगे, जो व्हाट्सएप के जरिए बच्चे एक दूसरे की कल्चर को, संस्कृति को जान सकेंगे। उन्हें मैं अपने सहायक आयुक्त महोदय का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा ही दयालु और मार्गदर्शक रहे हैं। आपसे हमने कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रहण किए हैं। आज हम धन्य हैं कि EBSB के प्रणोता, EBSB के हमारे क्षेत्रीय संभाग में जो इनकी कीर्ति और आपस में बच्चों का जो समन्वय कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में चल रहा है, उसमें आप स्वयं पधारे, उसके लिए आभारी रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यही कह के कि जब भी हम अनुजों को आपसे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, इसी प्रकार आपका स्नेह मिले, और इसी प्रकार हम शॉर्ट नोटिस में भी इस कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हैं। धन्यवाद, सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया, सभी का अभिनंदन किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक दूसरे राज्यों को समझने के लिए, जानने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में असम और राजस्थान को पेयर ग्रुप में जोड़ा है, ताकि हम एक दूसरे की संस्कृति, कला और वहाँ के भूगोल, इन सभी चीज़ों से अवगत हो सकें। इसी क्रम में मैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कि माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओजले कोई जाने सिराने साहब। ये महाराणा प्रताप की धरती है, शूरवीरों की धरती राजस्थान। इलान देनी आपनी, बचपन में ही माँ सिखाती है अपने बच्चे को कि इलान देनी आपनी, इला का मतलब धरती होता है। हालरियो हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए। तो बचपन से ही वीरता और शौर्य के गुण माँ अपने बच्चों में डालती है कि जिसने हार नहीं मानी वो राजस्थानी। देश को इतना खून दिया जितना यहाँ बरसा नहीं है पानी। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। कुछ लोग जीतकर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। नहीं दिखते हैं अकबर के ताबूत कहीं पर, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर आज भी नजर आते हैं। बिन प्रताप इतिहास खाली है, वो बहादुरी की मिसाल है, और इस धरती को खून से सींचा है। ये इन महावीरों की कहानी है। तो हमारे जो राजस्थान जो है वह धरती है शौर्य और
पराक्रम की। असम के साथ हम मिलकर के दोनों संस्कृतियों को जानेंगे इस आज के कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हम आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान एम.आर. रावल सर को कि आप आएं और हम सबको आशीर्वचन दें। एम.आर. रावल सर। धन्यवाद श्रवण जी। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। सुप्रभात सर। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री भूरिया जी, श्री चौधरी जी, श्री रविशंकर जी, श्री मनोज जी, कपिल जी, सुबोध जी और भी साथी हमारे जो विद्यमान हैं, साथ में विद्वान शिक्षकगण और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं अपनी ओर से अपने रीजन की तरफ से आप सभी का इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। करतल ध्वनि से आप अपना स्वागत अवश्य करें। प्यारे बच्चों और विद्वान साथियों, ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है जो हम हमारे भारत देश के लिए उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों में इस भावना को जागृत करने के लिए, एक राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से एक दूसरे से परिचित करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति को हम परिचित करवाते हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजस्थान के बच्चे आसाम के बारे में जाने, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाने, उनकी वेशभूषा और रहन सहन के बारे में जाने, उनकी शिक्षा के बारे में जाने, उसके परिवेश में ढलने का प्रयास करें। ठीक उसी तरीके से असम राज्य के बच्चे राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो, ऐसा प्रावधान भारतीय शिक्षा के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम सभी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के अभिन्न अंग हैं। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको शुभाशीष देता हूं कि इस कार्यक्रम को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करें। सभी बच्चे, सभी शिक्षक बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और अपना योगदान प्रदान करें। यदि हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को विशेष महत्व दिया, जानने का प्रयास किया, जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर इसका हमें अवश्य फायदा मिलेगा। और हम जब कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होंगे, हम आसानी से अपनी बात को एक दूसरे को समझा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम है। तो जितने भी प्राचार्यगण जुड़े हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से, अपने रीजन की ओर से, अपने उपायुक्त और मेरे साथी सहायक आयुक्त की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और चौधरी जी और भूरिया जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे इसमें इन्वॉल्व किया। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान सोनलाल जी, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय डिफू से निवेदन करूंगा कि आगे की कमान आप संभालें और कार्यक्रम को संचालित करें। सोनलाल जी, टीजीटी हिंदी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमान ए.आर. रावल सर, प्राचार्य श्रीमान विनोद चौधरी सर, श्रीमान आर.सी. भूरिया सर और तमाम केवी से जुड़े प्राचार्यगण और शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि जिससे मुल्क में एक आवाज़ हो, जिससे मुल्क में एक आवाज़ हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना महान व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना भारत को वन इंडिया सुप्रीम इंडिया बनाएगी। इस योजना के तहत शांति, सद्भावना तथा एक राज्य को दूसरे राज्य से संगीत, संस्कृति, खान पान,
साहित्य, त्योहार आदि को लोकप्रिय करना है। इसी कड़ी में आज असम राज्य के विद्यार्थी राजस्थान राज्य की भाषा, खान पान, वेशभूषा, लोक नृत्य, वनस्पतियों, संगीत आदि का ज्ञान प्राप्त करेंगे एवं राजस्थान राज्य के विद्यार्थी असम राज्य की भाषा, परंपराओं, संगीत व संस्कृति के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। इसी क्रम में आज घूमर नृत्य के कलाकारों और संरक्षणकर्ताओं की मुलाकात बिहू नृत्य के कलाकारों से हो रही है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अद्वितीय अनुपम भूमि असम के विद्यार्थी वीरों की भूमि राजस्थान के विद्यार्थियों से मुलाकात करके बहुत उत्साहित है। असम व राजस्थान दोनों रंगीन संस्कृति व विरासत से भरे हुए हैं। राजस्थान राज्य की कला व संस्कृति व अन्य पहलुओं पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंद्री के कुछ छात्र व अध्यापक एक पीपीटी लेकर आ रहे हैं, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो हमारा ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सर? जी सर, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी इस पीपीटी के माध्यम से राजस्थान की कुछ झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, राजस्थान का नाम सुनते हैं, तो लोगों के मन में एक ही सवाल सबसे पहले आता है कि राजस्थान तो एक डेजर्ट है, वहाँ पानी नहीं है, पानी की कमी है, ऐसा करके। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है, अब बहुत बदल चुका है। तो देखिए, कुछ सबसे पहले हमारा राजस्थान है, भारत के नक्शे में भी पश्चिम की ओर। सबसे पहले मैं राजस्थान के जो किले हैं उनके बारे में, ये आमेर दुर्ग है जयपुर, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा है ये चित्तौड़। कुंभलगढ़ फोर्ट, महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था। रणथंबोर फोर्ट ऑफ सवाई माधोपुर, यहाँ नेशनल पार्क भी है। गागरोन फोर्ट, झालावाड़, इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। यहाँ ये जो दुर्ग है, फोर्ट है, ये दो नदियों के बीच में बना है, एक आहू और काली सिंध, दोनों नदियों के बीच में बना है, तो इसलिए इसको जल दुर्ग कहते हैं। जैसलमेर फोर्ट, ये बिल्कुल ये जो किला है, इसके आगे फिर रेगिस्तान शुरू हो जाता है, उधर से थार। हवा महल जयपुर, ये जयगढ़ फोर्ट है, और इसी में जयबान तोप है, जो कि लार्जेस्ट तोप ऑफ इंडिया। मैं बच्चों से एक बात और बताऊं कि ये जो आपको पीपीटी दिखाई जा रही है, इसी पीपीटी में से हम कुछ सवाल भी आप लोगों के सामने रखेंगे प्रश्नोत्तरी में, तो आप इसको आराम से देखें। उसके बाद में है जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर, ये बीकानेर में है। बीकानेर के रसगुल्ले भी प्रसिद्ध हैं, बीका जी की नमकीन भी प्रसिद्ध है, मिक्सचर। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में है, ये जोधपुर भी हमारा बहुत अच्छा प्यारा शहर है। उसके बाद में ये डैम है, तो देखिए सबसे पहले है बीसलपुर डैम, जो कि बनास नदी पर बनाया गया है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। इसके बाद में गांधी सागर डैम है कोटा में, ये बाद में चंबल नदी पर बना है।
माही डैम बांसवाड़ा में है, मेजा बांध है भीलवाड़ा, राणा प्रताप सागर ये रावत भाटा में है, कोटा के समीप रावत भाटा, यहाँ पर बिजली भी बनती है। इसके बाद में है हम बढ़ेंगे नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क है और यह बाघों के लिए संरक्षित है, टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं हम। यहाँ का किला भी है और नेशनल पार्क भी है ये बाघों के लिए। इसके बाद में सरिस्का नेशनल पार्क है जो कि अलवर में है, सीता माता वाइल्ड सेंचुरी प्रतापगढ़ में है, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में है। इनके अलावा ताल छापर सेंचुरी चूरू में है, नेशनल चंबल घड़ियाल एलिगेटर ये भी कोटा में है, जहाँ पर घड़ियालों के लिए वुड फोसिल्स पार्क आकल, ऐसा बताते हैं कि हजारों साल पहले जो लकड़ियां हैं उनके फोसिल्स यहाँ पर रखे हैं, इनको संरक्षित किया गया है जीवाश्म। ये जैसलमेर में है आकल। फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे घूमर नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर चरी नृत्य। ये इस प्रकार से सिर के ऊपर पीतल की चरी और उसके ऊपर आग जला करके महिलाएं नृत्य करती हैं। इसके आगे हैं कालबेलिया नृत्य, ढोल नृत्य। इस प्रकार से ढोल लेकर के और ग्रुप में ये डांस किया जाता है। कच्ची घोड़ी डांस है, ये आदमी इस प्रकार से घोड़ी के ऊपर मतलब रख करके और डांस करते हैं। उसके बाद में है ये ब्रह्मा टेम्पल और पुष्कर फेयर। ब्रह्मा टेम्पल के बारे में कहते हैं कि पूरे इंडिया में ये एक ऐसा मंदिर है जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर में है ये, और पुष्कर में इतना बड़ा मेला लगता है जो जहाँ पर पशु मेला भी है और लोग यहाँ पर जो झील है पुष्कर झील, इसमें स्नान के लिए आते हैं। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थान बनी ठनी प्रसिद्ध है और किशनगढ़ शैली में है ये। राजस्थान का जो राज्य फूल है रोहिड़ा, उसका पेड़ ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसा, और उसके फूल ऐसे होते हैं रोहिड़ा। राजस्थान का भोजन, वैसे तो बहुत प्रकार के भोजन यहाँ है, लेकिन प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, और इधर पश्चिमी इसमें हम जाएंगे तो बाजरे की रोटी, केर सांगरी की सब्जी, ये बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, शायद ये पीछे एक रह गया था। स्टेट जो हमारा गेम है वो है बास्केटबॉल। उसके बाद में हल्दी घाटी, ये जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। तो आप जब भी आएं तो जरूर भी हल्दी घाटी देखें। इसके बाद में है थार डेजर्ट, ये भी हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की साइड में पूरा थार मरुस्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पीपीटी को देखा और ध्यान से सुना, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने राजस्थान के मेले, संस्कृति, झीलों, राष्ट्रीय पार्कों, किलों, भोजन व अन्य पहलुओं पर हमारा ज्ञानवर्धन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। एक ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया एवं संवारा है, असम एक ऐसा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है।
यहाँ के मैदानी इलाकों से लेकर खूबसूरत पहाड़ियों और प्रकृति की सुंदरता से भरा पड़ा है। भूपेन हजारिका ने असम की कला और संस्कृति के गीतों के माध्यम से लोगों को दिखाया है। आप यहाँ आकर इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की मेहमानवाजी के कायल हो जाएंगे। मैं भी पहली बार जब बाड़मेर राजस्थान से असम आकर यहाँ की संस्कृति और सुंदरता का दीवाना हो गया था और आज भी हूँ। यहाँ का संगीत व बिहू उत्सव मेरे मन को गहरी शांति में ले जाते हैं। असम राज्य की कला व संस्कृति व अन्य पहलुओं पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए केवी गोलाघाट के शिक्षक श्रीमान विद्युत सर हमें कुछ अच्छी जानकारी देंगे। श्रीमान विद्युत सर, केवी गोलाघाट। हर एक पॉइंट का वो है कि कौन कौन सा ये तब 5 6 Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to speak on our state, Assam. Here, I would like to ask our PGT history, Kalambe sir, to please help me in the slide presentation. Okay. So basically, here about, if I'm going to speak about our state, Assam. So Assam is basically situated in the northeastern part of India. And our KV Golaghat is almost in its center. We belong to the upper Assam part, and our place, our district Golaghat is basically situated here near to the Nagaland border, the state border that we share with our nearby state, that is Nagaland. And also we have the Brahmaputra River and the Karbi Plateau, as well as various types of flora and fauna and visitations are found here. The world-known Kaziranga National Park is also located here. We share a large part of the Kaziranga National Park, and as I am going to give a detailed description about my state, Assam. So here is our PPT. I hope it is visible to all. Is it visible? Yes, sir. Okay. Thank you so much. So our PPT here is about a brief introduction about our state, Assam, which was prepared by me. And the next slide here shows about our state, Assam, with an introduction part. There is an introduction part here in the next slide. Can we have the next slide, sir? There is some sort of technical error. I will just take 1 more minute. Slide show. Slide show. Okay.
Okay, so now we have our next slide. This slide is basically describing about our state Assam. There is an introductory part which I would like to speak a bit about. Okay, Assam, it is a state that is located in the northeastern part of India and south of the eastern Himalayas along with the Brahmaputra and Barak river valley. Our state Assam covers an area of 78,432 square kilometer. The state is bordered by Bhutan and Arunachal Pradesh in the north, Nagaland and Manipur to the east, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Bangladesh to the south, and West Bengal to the west via the Siliguri corridor. We are connected to the rest of our country, India, through the Siliguri corridor, which lies in West Bengal. Assamese and Bodo are the official languages of Assam, while Bengali is an additional official language in the Barak Valley. As we all know, there are two prominent valley regions in Assam, the Brahmaputra Valley and the Barak Valley. And these languages are followed by more than 55 dialects. There are more than 55 dialects that are spoken all over the Assam. Can we have our next slide? Okay, here is a map of our state Assam, and if you look, there is the Golaghat part, which is shown with the yellow color. Yes, if you can see the cursor, it is pointing our district Golaghat, and here we have our KV Golaghat, and this is our political map with all the districts showing here in the map. Can we have our next slide? Okay, Assam is known for tea and Assam silk basically. Whenever we talk about Assam, we often refer to as the Assam tea, which is very much famous, and the silk that is found here, which is usually processed from the silkworms, okay, and various kind of silk like muga, eri, all this kind of silk garments are prepared through the silk obtained from those silkworms. The state was the first site for oil drilling in Asia. Our state, Assam, was the first site which was used for oil drilling in entire Asia. Assam is also a home to the one-horned rhinoceros, which we all know. Kaziranga National Park is famous for that, along with wild water buffalo, pygmy hog, tiger, and various species of Asiatic birds. Different kinds of birds are also found here, and provides one of the last wild habitats for the Asian elephants. The Assamese economy is often aided by wildlife tourism, where the Kaziranga National Park and the Manas National Park, which are World Heritage Sites, and Dibru-Soikha National Park is famed for its feral horses. Feral horses are found here, due to which this Dibru-Soikha National Park is also famous. And whenever we talk about Assam, we think there is a lush green vegetation cover, and this vegetation is mainly due to the sal tree. The sal tree forests that are found in our state, which remains green almost all throughout the year because of the abundance of rainfall here. Assam receives more rainfall than most parts of India. This rain feeds the Brahmaputra river, whose tributaries and oxbow lakes provide the region with hydrogeomorphology. So, because of this rain-fed, the entire Brahmaputra river, along with its tributaries and the lakes, gives us a scenic view. And also, the Brahmaputra river is considered as the lifeline for the economy because the people are mostly engaged in agricultural activities here. And without the Brahmaputra river, we, the people of Assam, cannot think about having a day ahead. So, next slide, please. Okay, here we have a part about the geography of Assam. A significant geographical aspect of Assam is that it is
it contains 3 of the 6 physiographic divisions. As we all know, from class 6 to 12, all the students are familiar with the geographical divisions, which we have in India. There are 6 physiographic divisions, and out of which 3 of the major physiographic divisions prevail in our state Assam. That includes the northern Himalayas, which is a part of the Himalayan mountain region, and the northern plains, showing the Brahmaputra plains and the Deccan Plateau, which is a part of the main plateau region. Here we have Karbi Angalam, that is a fragmented part of our Deccan Plateau or the Central Highlands. As the Brahmaputra rivers flows in Assam, the climate here is cold and there is rainfall most of the months. Because of this, we have rainfall in most of the months. Geomorphic studies conclude that the Brahmaputra is the lifeline of Assam. As I have already mentioned, it is an antecedent river older than the Himalayas, which has entrenched itself since they started rising. The Brahmaputra river is older than the Himalayas, and as the Himalayas has started rising, it has entrenched itself. It has started flowing into this valleys, and almost it drained out the valley regions, forming the lush green vegetation and the green valleys and the forest cover in our entire state. The river with steep gorges and rapids are found in Arunachal Pradesh when it enters Assam and becomes a braided river. Braided river means the river carries lots of sediment along with it, and this sediment gets deposited all throughout the river, due to which we have the largest inhabited river island, that is Majuli, which is located near to Golaghat in Jorhat district. It is located near to the Jorhat district, and we are the neighboring districts of Jorhat. Golaghat and Jorhat both are located near to one another. The hills of Karbi Angalam, the North Kachar, and those in the close to the Guwahati also forms the Khasi Garo Hills. Khasi Garo Hills, now endowed and dissected, are originally parts of the South Indian Plateau region. South Indian Plateau system. So can we have a next slide? Okay. In the south, the Barak originating in the Bareil range, that is the Assam-Nagaland border, this Barak river flows through the Kachar district, North Kachar district, which is also a part of the Plateau region, NC Hills basically, and enters into the Bangladesh with the name of Surma River. The Barak River gains the name of Surma River when it enters into Bangladesh. In Assam, you will find the urban centers. Mainly, it is located in Guwahati, which is one of the 100 fastest growing cities in the world. And it acts as the gateway to the northeast. The main city, when you enter northeast, Guwahati is also referred to as the gateway to the northeast India. Secondly, we have Silchar in the Barak Valley. It is the second most populous city in Assam and an important center for business. Other large cities include Dibrugarh, an oil and natural gas industry center or hub, we can say. Dibrugarh is also known for its BCPL setup. So these are the main cities which we can find in Assam. Next, if we are going to talk about the climate of Assam, we all know that monsoon prevails here in Assam, and we get to enjoy a tropical monsoon climate here in Assam, which gives us experience of heavy rainfall and also high humidity here. The climate is characterized by heavy monsoon downpours, reducing summer temperatures, which helps us to reduce the summer temperature, affecting foggy nights and mornings in winters also. Because of rainfall and this moisture which we have in Assam, we get to enjoy the foggy nights and mornings in winters, frequent during the afternoons also.
spring month prevails from March to April, and autumn comes here at September to October, which is now only, are usually pleasant with moderate rainfall and temperature. Assam's agriculture usually depends on the southwest monsoon rains. Every year, flooding occurs. As in Assam, because of the Brahmaputra River and the Barak River, major parts of Assam deluges under the water and causing the main problem, the flood, which is a major problem in Assam. The water levels of the river rise because of rainfall, resulting in rivers overflowing in their banks and engulfing nearby areas. But as we know that flooding is a problem to the people of Assam, although it also helps to enrich the soil. New alluvial soil deposits are formed, which helps in the agriculture system of Assam, mainly for paddy cultivation. Next, we have the flora and fauna. Assam is one of the richest biodiversity zones in the world and consists of tropical rainforest, deciduous forest, riverine grasslands, bamboo orchards, and numerous wetland ecosystems. Many are now protected as national parks and reserve forests because of illegal poaching, etc. These are demarcated as national parks and reserve forests. Assam has wildlife sanctuaries, the most prominent of which are the two UNESCO World Heritage Sites, the Kaziranga National Park and the Manas Wildlife Sanctuary, which lies near the border of Bhutan. Assam has conserved the one-horned Indian rhinoceros from near extinction, along with the pygmy hog, tiger, and numerous species of birds, and it provides one of the last wild habitats for the Asian elephants, which I have already mentioned in the introductory part. The recently established Kaziranga National Orchid and Biodiversity Park boasts more than 500 of the estimated 1,314 orchid species. So we have an orchid park in Kaziranga also. Here you can find more than 500 of the 1,314 orchid species that are found worldwide. Next slide, please. Okay, here you can see the one-horned rhinoceros here, and we have this golden langur, which is a kind of monkey that is found in Assam. Next, the lush green vegetation covered with sal trees and the foxtail orchid, which is often referred to as the state flower of Assam. This is in Assamese, it is referred to as Popo Phul. Popo Phul. Okay, can we have a next slide? Population. If we are going to talk about the population of Assam, as per the 2011 census, the total population of Assam was 31 crore 16 lakh 9,272. Higher population concentration was recorded in the districts of Kamrup, Nagaon, Sonitpur, Barpeta, Dhuburi, Daram, and Kachar. In 2011, the literacy rate in the state of Assam was 73.18%. The male literacy rate was 78.81%, and the female literacy rate was 67.27%. The urbanization rate was recorded at 12.9% in Assam. The urbanization rate was low because most of the districts of Assam are still in the urban-rural regime, following the basic primary culture where people are engaged in agriculture and all those activities. So most of the urbanization is seen in Silchar, Dibrugarh and Guwahati part only. Economy of Assam. Assam's economy is based on agriculture and oil. In Assam, among all the productive sectors, agriculture makes the highest contribution to its domestic sector, accounting for more than third of the Assam's income and employs 69% of the workforce.
Assam's biggest contribution to the world is Assam's tea. We have contributed more than half of the India's tea. The state produces rice, rapeseed, mustard seed, jute, potato, sweet potato, banana, papaya, areca nut, sugarcane, and turmeric. Next slide. Festivals and traditions of Assam. So basically, when we talk about the festivals, the term Bihu comes to our mind when we speak of Assam. We have a diversified, important traditional festival, which is Bihu. Bihu is a series of three prominent festivals. There are basically three main Bihus here. It is based on the mark of the seasons and the significant point of a cultivator's life over a yearly cycle. So Bihu is not just a religious festival or something, it is based on the culture, how a person is engaged with the primary activities like from sowing seed to growing grains and harvesting, etc. So these three Bihus demarcate all the three parts. First is the Rongali Bihu or Bohag Bihu. Here it is celebrated in the coming of spring or the beginning of the sowing season when we sow our crops in the field, followed by the Kongali or the Kati Bihu. This is a barren Bihu where the fields are lush but the barns are not filled with grains. The barns remain empty. That is why the term Kongali is used. Kongali means barren. In Assamese, Kongali means barren. And lastly, the Bhogali Bihu or Magh Bihu, which you can speak as the Thanksgiving, when the crops are harvested and the barns are full with grains. Bihu songs and Bihu dance are also associated with the Rongali Bihu, that is the Bihu of colors, where people sing Bihu songs and they dance on Bihu songs. The day before each Bihu is known as Uruka. It is termed as Uruka. And the first day of Rongali Bihu is also called Goru Bihu. Goru Bihu is the Bihu of cows, where we take our cows to the nearby rivers and ponds and we give bath and special care to the cows as we term to them as our Mata because they are treated as Go Mata here. In recent times, this kind of culture and celebration has changed with the growth and urbanization, but still in most of the parts of the state, you can see this. Here we have the Bihu dance and one boy playing the pepa, which is similar to a flute. This pepa, which you can see that horn type shape, it is made up of ox horn. The horn of the ox is used to prepare this. When the ox dies due to some reasons, it is used to prepare the pepa. And here, Goru Bihu example you can see in the picture, people are giving a bath to the cow. Okay. And the next slide, can we have the next slide? Okay, now coming to the cuisine culture of Assam, that is basically the food culture. Typically, an Assamese meal consists of many things. You will have bhat, that is rice, followed by lentils, dal or dali, and masor jul, that is fish stew, mangso, meat stew, stir-fried greens and herbs and vegetables. Various kinds of vegetables and greens are also available here. The two main characteristics of a traditional meal in Assam contains the khar. Khar is like a palate cleanser. It is an alkali prepared from the peels of the banana fruit and the tenga. Tenga is basically, it is a sour kind of curry preparations indulge rice and tangy ingredients like the lemon, Assamese lime, and also the elephant apple sometimes. Next we have khorisa, the fermented bamboo shoots.
the shoots of the bamboo Sorry plants to are interrupt you, sir. Sorry. to preserve curries, while they can also be preserved and made into pickles as well. The food is often served here. Sir, sorry to interrupt you. I would request you, since we are running short of time, so Okay. kindly be a brief. Rather than Okay, okay. just be a brief. No problem, sir. Thank you for your cooperation. Okay. Can I have just one more minute so that I can conclude this? All right. Okay, thank you, sir. The food here is served in bell metal dishes. Okay. Next, can we have the slide? Next slide. Okay, these are some of the images of our food, the tea and the pithas that are prepared in Bihu. Can we have the next slides? Okay, traditional crafts. Here we have the silk sari or southern mekhela, the gamusa and the brass metal utensils or bell metal utensils, which we can say. The next slide. Okay. In my conclusion, I would like to thank KVS, Kendriya Vidyalaya Sangathan, for providing us this opportunity to get acquainted with the cultures of both the paired states along with the exchange of knowledge in between them. Lastly, I would like to welcome you all to our beautiful state of Assam to get a whole new experience, to feel yourself endowed within its scenic beauty and greenery of the mother nature that lies within the state. Thank you. Dhanyabad. धन्यवाद विद्युत सर, आपने असम के भौगोलिक, सांस्कृतिक व भाषाई पहलुओं पर हमारा ज्ञानवर्धन किया। अब आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए मैं श्री दीपक कुमार राणा, केंद्रीय विद्यालय हाफलों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। श्री दीपक कुमार राणा सर, आपको आवाज आई है क्या हमारी? Deepak sir, kindly respond. KV, how long? धन्यवाद सर, धन्यवाद। गाना जुड़ी हुई है। सर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से There is echo, perhaps two devices are nearby. Kindly check. Kapil Kansar left the meeting. धन्यवाद सर, हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। धन्यवाद सर। परम आदरणीय सहायक आयुक्त श्रीमान एम.आर. रावल सर, जयपुर संभाग, आदरणीय वेन्यू प्राचार्य श्रीमान आर.सी. भूरिया, केवी 5 जयपुर, श्रीमान विनोद के चौधरी, केवी शिवराज बादरसिंद्री, श्रीमान मनोज कुमार सर, केवी हाफलॉन्ग,
समस्त गुरुजन एवं मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं दीपक कुमार राणा, शिक्षित स्नातक अंग्रेजी, आज युक्त राजद के क्षमा चाहूंगा सर। मैं दीपक कुमार राणा, प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी, आज युग्म राज्य के साथ सांस्कृतिक एवं कला समागम असम राजस्थान के अंतर्गत केवी हाफलॉन्ग की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारा से 2 ही प्रोग्राम है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केवी हाफलॉन्ग की तरफ से राजस्थानी नृत्य घूमर प्रस्तुत किया जाना है। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमरदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर करती हैं। मैं अपने विद्यालय के कक्षा 5वीं के छात्रों को राजस्थानी लोक नृत्य घूमर के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया वे मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। के होंगे सर प्लीज अगला कार्यक्रम केवी डिपू का है, हमारी रूपरेखा के अनुरूप हो। बिल्कुल सर, आप ही क्या है। दीपक जी को बोलो कि वो डिपू वालों को बुलाए। दीपक सर, आप कृपया डिफू को आमंत्रित करिए। सीक्वेंस को अपन यथावत रखें। अरे काटना शुरू कर दिया।
वो बुला लेंगे नहीं बुलाएंगे हेलो 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 आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे बच्चों की प्रस्तुति पसंद आए होंगे। कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति कक्षा 5 के छात्रों के द्वारा ही राजस्थानी देशभक्ति की देश छुपा दो नहीं की जाएगी। अतः मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कक्षा 5 की छात्रा जी सर। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे बच्चों की अब मैं सादर श्रीमान नमस्कार। No, I was told that
It was Dipu's turn, but our school has done it. I'll request now, in place of whatever schedule was there, now Dipu can do the program. Thank you. Thank you, sir. KV Dipu, please initiate the program with the Rajasthani Nritya. थैंक यू धन्यवाद सर। अभी हमारे विद्यालय के छात्रा एक राजस्थानी नृत्य लेके आ रहे हैं। सर स्क्रीन विजिबल है? जी सर। हाँ जी सर। की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं केवी बोकाजान को राजस्थानी समूह गान के लिए। केवी बोकाजान राजस्थानी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। केंद्रीय विद्यालय बोकाजान के विद्यार्थी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक राजस्थानी समूह गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सर वॉइस आ रहा है क्या? आ रहा है सर।
आगे के कार्यक्रम के लिए मंच संचालन हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री विद्युत जी, पीजीटी ज्योग्राफी, केवी गोलाघाट। श्री विद्युत जी। हेलो। Thank you so much for giving us this opportunity to speak about our state Assam. तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को KVS गोलाघाट की तरफ से, पूरे फैमिली की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा राजस्थान के कल्चर के बारे में, और साथ ही साथ हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा आनंद मिला राजस्थान और असम दोनों स्टेट्स के कल्चर के बारे में जानने की और एक्सचेंज करने का मौका मिला। It is not audible, sir. Sir, you are quite audible, crystal clear, sir. श्री विद्युत जी, केवी सर, वॉइस इको हो रहा है, साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है यहाँ पे। विद्युत जी सर, पीजीटी ज्योग्राफी, केवी गोलाघाट आगे का कार्यक्रम का संचालन करें। ओके, श्रीमती बीना माइकल मैडम, केवी नंबर 5 से। मैडम आप बंद कर। थैंक यू सर। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है।
राजस्थान की संस्कृति अपने समृद्ध ऐतिहासिक अतीत की तरह ही अनूठी है। यह अपनी खूबसूरत परंपराओं, संस्कृति, लोगों, इतिहास और स्मारक के कारण दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हो, भवई हो, चक्री हो, चरी नृत्य हो, ड्रम नृत्य हो, अग्नि नृत्य हो, गैर या गवई नृत्य हो, घूमर, कच्ची घोड़ी या कालबेलिया हो, कथक या कठपुतली, ख्याल या तेरहताली या वारली नृत्य हो। ये नृत्य के विभिन्न रूप हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। आज राजस्थान की कला और संस्कृति की जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5 के छात्र आरव तिवारी। आरव को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपने विचार सबके सम्मुख रखें। आरव तिवारी। सबको लग रहा है ना कि वो संचालन अपने अपने स्कूलों का कर रहे हैं। इसके बाद सुल्ताना आएगी, फिर वो अपने नहीं रुक जाओ, ये बीच में छूट गया समय नहीं। A very warm good morning to all of you present here. Today, I, Arif Tiwari, student of Kendriya Vidyalaya number 5, Jaipur, is here to give you a sneak peek of the art and culture of Rajasthan under the activity EK BHARAT SHRESTHA BHARAT. Culture of Rajasthan, the land of kings, the land of Rajputs, the land of colors, the land of palaces, desert state of India. Rajasthan has so many different names, and in so many ways it reflects the ancient lifestyle of India. Rajasthani culture is rich, special and also colorful, which shows the colorful and interesting history of state. The biggest state in India by its area, which is located on the northwestern side of the country and also is populated with a number of splendid palaces, strong and spectacular forts, stunning havelis, and the vibrant lifestyle of the people shows the royalty of the old long-gone era. The ancient Rajputana culture of Rajasthan remains engraved in the comparatively modern lifestyle of people. Great dynasties like those of the Rajput and the Marathas have contributed to the diverse and rich history of the state. The vast expanse of deserts, olden forts and palaces, and vibrant arts all represent the culture of Rajasthan. The traditional dress of Rajasthani women comprises the long, gorgeously embroidered skirt called ghagra, the blouse called choli, and the light cloth of odhani wrapped over their heads and shoulders. The men, on the other hand, wear a cotton cloth called the dhoti wrapped around the waist under a traditional shirt known as kurta. The headgear of pagdi is an important aspect of their attire as a mark of cultural pride. The multitude of dynasties that ruled the land of Rajasthan resulted in a diverse variety of folk music and folk dance, depending on region to region. They are similar in flavor yet different in their techniques and styles. The reputable groups of Mangyar and Langa have made valuable contribution to the folk music of Rajasthan. The ragas are dedicated to appropriate occasions, as during the pre-monsoon season when the performers call upon the rains. Other famous folk groups include the Banjara, the Mirasi, and the Jodi. Most of the folk songs, usually in the form of ballads, pertain to special occasions like weddings and birth ceremonies. They narrate tales of law and love, which are passed on from one generation to another. The dance forms also vary accordingly to the locations. In ancient times, they were mainly performed to entertain the king. Ghumar, Chang, Tejali, Hoba, and Katipuri are historical forms of Rajasthan dance. The Ghumar dance from Mewar and the Kalbelia dance of Jaisalmer have gained international recognition. Some of the traditional instruments that mark the Rajasthani culture are sarangi, kamayat, shehnai, and dhol. The variant species and sweet delights of Rajasthani cuisine lure tourists to try out the delicacies. The popular dal bati dish consists of pulse, wheat flour, and yogurt, all dipped in ghee. The spicy pyaz kachori and the sweet mawa kachori are available all across Rajasthan food stalls. Among the sweet dishes, ghevar, originated in Mewar, are offered in most eateries of Rajasthan. Although most of the population is vegetarian,
Lal Mas and Mohan Mas are two of the scrumptious meat preparations of Rajasthan culture. Drinks like jaljeera and masala chhach are refreshing and unique. Mirchi vada, kalakand, gatte, malpua, and curry are some other notable cuisines that entice food lovers. The buildings, forts, and other structures in Rajasthan exhibit an architecture. Some of the exemplary sites that put on display the brilliance of Rajasthan architecture include the Ranakpur Jain temple built back in 15th century. It is built in Mara Gujara style of architecture that incorporates various shapes and structures on the domes, upon pillars, and on the ceilings. The Umaid Bhavan Palace, built by Maharaja Jai Singh II and located in Jodhpur, is constructed in box art style, bringing together Western and Indian styles. The historical Jaisalmer Fort and Golden Fort were both built by Rajput King Rawal Jaisil in 1156 AD, regarded as a World Heritage Site by UNESCO. The fort contains several gates, Jain temples, and havelis. The city of Jaipur lives up to its iconic title with its flourish of pink-colored buildings. The primary religions of Rajasthan are Hindu, Muslim, and Jains. The state abounds with numerous reputed pilgrim sites like the Lodarkar Jain Temple, the Ranakpur Jain Temple, and the Jagdish Temple. The artisans of Rajasthan offer a wide collection of carpets, ethnic garments, jewelry, and ornaments. Camel leather is the most common used item to make shoes, bags, and journals. The carpet are woven in Persian hand knitting style, designed with geometric patterns and shapes. Showpieces and toys made of terracotta and clay are decorative pieces and a gleeful sight, particularly for children. The safa or the pagdi is a craft of heritage. Numerous shops offer antique pieces from the times of kings and nobles. Marwari is the most widespread dialect of Rajasthan, other than Malvi, Mewati, Jaipuri, or Dhundari. Since a major part of the economy is based on tourism, the natives have learned Hindi as well as English to be able to communicate better with the tourists. Rajasthan organizes a variety of festivals that brings together the people in joyous harmony. The iconic camel fairs take place every year in regions like Bikaner, Pushkar, and many others. Dedicated to the camels and their owners, there are several events organized that go on for a couple of days, especially competitions like camel races and camel dance. The Rajasthan International Folk Festival draws in visitors from all across the country, as well as from beyond boundaries. Artisans showcase their exquisite talents in this festival of joy. The Udaipur Mewar Festival, the Tej Festival, the Summer and Winter Festival at Mount Abu, and the Rajholi Festival of Bharatpur with its famous Ras Leela dance are some other popular festivals of Rajasthan. The people of Rajasthan believe in and practice the notion of Atithi Devo Bhava, wherein they treat a guest as equal to God. The famous welcoming folk song of Padharo Mare Desh exhibits the kind of spirit the people have when it comes to tourists and visitors upon their. Rajasthan is a state that attracts hundreds of tourists throughout the year. The depth of its folk culture and practices bear historical dignity. It is one of the most enriching and ornate states of India. And now, at last, as we as a team would like to welcome you all us to have a tour at Rajasthan. As the old and traditional popular saying goes, Padharo Mare Desh. Thank you and have a nice day. थैंक यू आरा। आपने राजस्थान की कला और संस्कृति, यहाँ के त्योहार, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, शिल्प कला के बारे में, शिल्पकारों के बारे में बताया। आपने सही कहा, राजस्थान में मुश्किल से ही कोई महीना ऐसा जाता होगा जिसमें कोई उत्सव ना हो। और अब हम चलते हैं एक ऐसे राज्य की संस्कृति व कला को जानते हैं जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है, संवारा है। असम नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है और यह राज्य विभिन्नताओं से भरा हुआ है। देश के कोने से आए लोगों की संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ का संगीत हो या बिहू उत्सव
यह हमें आत्मिक आनंद प्रदान करता है। प्राकृतिक सौंदर्य तो यहाँ चारों ओर बिखरा हुआ है। यहाँ शिल्प कला का खजाना भरा हुआ है। यही सब जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुल्ताना इस्लाम, केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी की छात्र को। थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम सुल्ताना। मैं केंद्रीय विद्यालय पानबारी की कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जानने वाले हैं ऐसा राज्य जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है एवं संवारा है। जी हाँ, आज हम असम की संस्कृति को जानेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार है। असम एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और ये राज्य विविधताओं से भरा हुआ देश कोने कोने से आए लोगों की संस्कृति में एकता को दर्शाता है। प्रतीकवाद असमिया संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है। महत्वपूर्ण प्रतीकवाद तामुलपान, होराई और गामोसा है। असम का सांस्कृतिक जीवन विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों एवं धार्मिक केंद्रों जैसे सत्र एवं नामोग्री की गतिविधियों से गूंथा हुआ है। असमी लोग हिंदू धर्म की सभी त्योहारों को मानते हैं, लेकिन उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व बिहू है जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। संगीत असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ढोल, माकरस, ताल, पेपा, गोगोना और भी बहुत कुछ से प्रदर्शन दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न संस्कृत वाद्ययंत्र हैं। हम असम का कला और संस्कृति अब असम की भाषा पर आ पहुंचे हैं। पूर्वी सीमा पर स्थिति असम की भाषा असम राज्य की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। असम का खान पान में मैदानी इलाकों से ताजा सब्जियां और मछली और मांस, चावल प्रमुख है। आज मैं विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के संगम से असमिया भोजन में विविध स्वाद पाने के साथ समाप्त होता है। असम की दुनिया भर में जाना जाता है अपनी रेशम के लिए, जिसका नाम असम सिल्क है। अंत में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हमारी संस्कृत हमारी शान है, हमारी सभ्यता सबसे महान है। गामोछा रखने का शौक नया नहीं है, हमें ये तो विरासत में मिली हमारी पहचान है। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्रीमान विजय गौड़ टीजीटी एसएसटी केवी बोकाजान को या मंच पर बुलाऊंगा और उनके आगे के कार्यक्रम की ओर करें। श्रीमान विजय गौड़ टीजीटी एसएसटी केवी बोकाजान। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जो कि विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से उपस्थित हैं, साथी सभी को मेरा नमस्कार। टीजीटी केवी बोकाजान से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक जैसा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृति को और विविधता में एकता हमारे देश की एक सर्व प्रमुख विशेषता रही है, जिसको लेकर के विश्व के अन्य देश भी काफी आश्चर्यचकित और उत्सुकता से भारत की तरफ देखते हैं कि भारत में इतनी विविधता और भौगोलिक विविधता हो या सांस्कृतिक हो
या राजनीतिक हो, हर स्तर पर इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम सभी भारतीय विविधता में एकता का जो हमारा अपना एक विशेषता है उसको लगातार संजोए हुए हैं, धरोहर के रूप में बनाए हुए हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम इस भावना को और भी बल प्रदान करता है। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय डीफू को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो हमारे सम्मुख एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय डीफू जी बेटा स्नेहा दास साहब जुड़े हुए हैं, तो अपना वीडियो ऑन करें और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू करें। A very good good morning to all of you, respected principal sir and all my dear friends. My name is Sneha Das from KPD4. Today I am here to ask a few questions about Assam. So my first question is, in ancient time, Assam is also known by the name of option A, Kolyabor, option B, Guwahati, option C, Pragjyotispur, option D, Saraidew. I repeat my question. In ancient times, Assam is also known by the name of option A, Kolyabor, option B, Guwahati, option C, Pragjyotispur, option D, Saraidew. मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। The answer is Pragjyotispur. Yes, the correct answer is Pragjyotispur. Question number 2, in which hilltop the Kamakya temple is located? Option A, Nilansal Hill, option B, Uttaransal Hill, option C, Wamakka Hills, option D, Jogini Hills. Option A, Nilachal Hills. Yes, your answer is correct. Option A, Nilansal Hill. My third question is, who was the first chief minister of Assam? Option A, Vishnuram Modi, option B, Tarun Ram Fukonn, option C, Gopinath Bordoloi, option D, none of these. Gopinath Bordoloi. Yes, your answer is correct. Option C, Gopinath Bordoloi. So my fourth question is, the first Assamese film known by option A, Teji Mola, option C, Joymoti, option B, Koka Deuta and Natiyaro Hatti, option C, Joymoti, option D, Anaria. Joymoti. Yes, your answer is correct, Joymoti. So my fifth question is, who was the last king of Ahom kingdom in Assam? Option A, Gobar Raja, option B, Purandar Singh, option C, Sukafa, option D, Godadar Hingho. I repeat my question. Who was the last king of Ahom kingdom in Assam? Option A, Gobar Singh, option B, Purandar Singh, option C, Sukafa, option D, Godadar Hingho. Godadar Option A. No, from the option C, Sukafa. Oh, sorry. Oh, yes, your answer is correct. Purandar Singh. So my sixth question is, which is the last man-made tank in Assam? Option A, Joysagal, option B, Brahmaputra, option C, Diporbil, option D, Bosista. I repeat my question. Which is the largest man-made tank in Assam? Option A, Joysagar, option B, Brahmaputra, option C, Diporbil, option D, Bosista. Diporbil. No, your answer is wrong. The correct answer is Joysagar. So my
second question is, who was the founder of the Ahom dynasty? Option A, Gadadhar Singha. Option B, Rudra Singha. Option C, Salong Sukapa. Option D, Purandar Singh. Salong Sukapa. Yes, your answer is correct. Option D, Salong Sukapa. Which city is also known by the capital of Assam? Option A, Sibsagar. Option B, Nagaon. Option C, Tezpur. Option D, Jorhat. I repeat my question. Again. Which city is also known as the capital of Assam? Option A, Sibsagar. Option B, Nagaon. Option C, Tezpur. Option D, Jorhat. Jorhat. Yes, your answer is correct. Option D, Jorhat. So my ninth question is, what is the traditional dress of Assam? Penny peacock. Option A. Option B, Dimasa dress. Option C, Mekhela Sador. Option D, Naga dress. Mekhela Sador. Yes, your answer is correct. Option C, Mekhela Sador. So my ninth question is again, which one was the last capital of Ahom kingdom? Option A, Saraigyu. Option B, so I repeat my question again. Which was the last capital of Ahom kingdom? Saraigyu. Option A. Option B, Garogao. Option C, Ramghar. Option D, Jorhat. Jorhat. Yes, your answer is correct. Jorhat. So my last question is, which city is also known by the key city of Assam? Option A, Dibrugarh. Option B, Jorhat. Option C, Sibsagar. Option C, Golaghat. I repeat my question again. Which one city is also known by the key city of Assam? Option A, Dibrugarh. Option B, Jorhat. Option C, Sibsagar. Option D, Golaghat. Dibrugarh is the correct answer. Yes, your answer is correct, Dibrugarh. So thank you and have a great day ahead. थैंक यू स्नेहा। Thank you, sir. इस कार्यक्रम में अब अगली प्रस्तुति जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय सिरायुराज को आमंत्रित करता हूं। सभी देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। जयपुर। हवा महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर। हवा महल जयपुर सभी का राइट आंसर। घूमर। एक। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य? घूमर। घूमर नृत्य। राजस्थान का रणथंभौर किसके लिए जाना जाता है?
टाइगर बाघों की मौजूदगी के कारण, यहाँ पर बाघों को रिजर्व रखा गया है, बाघों की मौजूदगी है वहां पर, इसलिए फेमस है। चौथा प्रश्न है, मेहमानों के स्वागत में गाए जाने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। पधारो हमारे देश। गुड। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। सभी का उत्तर सही, बास्केटबॉल। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट। यह भी सही आंसर, ऊंट। राजस्थान में पार्क कहाँ है? जोधपुर। करेक्ट आंसर है अकल, क्योंकि जैसलमेर में है। एशिया की सबसे बड़ी चौक राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयगढ़ फोर्ट, जयपुर। और तोप का नाम क्या है? जयबान तोप, लार्जेस्ट तोप ऑफ एशिया। राजस्थान में जल दुर्ग कहाँ स्थित है? जल दुर्ग है गागरोन फोर्ट, जो कि झालावाड़ में है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित यह दुर्ग डोड़ परमार राजों को इस कारण इसे दूसरा नाम डोड़गढ़ या। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन क्या है? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, करेक्ट। सभी का आंसर सही है, दाल बाटी चूरमा। धन्यवाद। धन्यवाद। किसको मुझे फ्रेम में आना दो। आगे के मंच संचालन के लिए मैं श्री श्रवण कुमार चंदेल, पीजीटी केमिस्ट्री, पूरी पानबाड़ी को आग्रह करूंगा कि संचालन करे कार्यक्रम। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों ही केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग और गुवाहाटी संभाग के अधिकारीगण, दोनों संभाग के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और सभी विद्यालयों के नन्हे मुन्ने छात्रों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं श्रवण कुमार, केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी से पीजीटी केमिस्ट्री आगे के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हम जुड़े हुए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। एक भारत श्रेष्ठ भारत वसुदेव कुटुंबकम एक सूती मात्र नहीं है, ये जीवन और जगत के गंभीर अनुभवों का निचोड़ है। हम जानते हैं कि ईश्वर एक है, धरती एक है, पानी एक है, हवा एक है। हम यह सब आपस में अलग अलग होते हुए भी प्रकृति और जीवों के समान रूप में उपलब्ध होती है। यही कारण है कि आदिकाल से अब तक यह जगत निरंतर गतिमान है और ये तब तक गतिमान रहेगा जब तक धरती, पानी और हवा आपस में झगड़ते नहीं। ठीक उसी तरह हमारा देश भी तब और समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न हो जाएगा जब इसके सभी निवासी नदियाँ, संस्कृतियाँ, भाषाएं, कलाएं और नृत्य, संगीत एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। आइए इस उत्कृष्ट मानवीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएं, क्योंकि इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत में ही हमारे सुख, समृद्धि और खुशियाँ निहित है। जब तक एक भारत रहेगा तब तक श्रेष्ठ भारत रहेगा और तब तक
भारतीय कुटुंबकम की शान, ज्ञान, मान और सफलता बनी रहेगी। तो इसी आन बान शान को प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विद्यालय बांदरसिंदड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के ओर से एक नृत्य प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है नृत्य प्रस्तुति केंद्रीय विद्यालय बांदरसिंदड़ी से। धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी ये। आसाम की संस्कृति को बताते हुए एक बिहू नृत्य यहाँ प्रस्तुत किया गया था। अब आसाम राज्य की ओर से राजस्थान के नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी से नृत्य के लिए छात्राएं।
झट चौमासो लाग्यो रे, झट सियाड़ो लाग्यो रे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय पानबाड़ी की छात्राओं के द्वारा। और इसी तरह हम अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और इतना अच्छा कार्यक्रम दो विभिन्न संभागों के बीच में और इतनी ही सारी विद्यालयों के बीच में जो समागम हुआ है कला का, संस्कृति का, बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय विद्यालय हाफलोंग के प्राचार्य श्री मनोज कुमार सर को कि वो आएँ और इस कार्यक्रम में अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। मनोज सर। प्राचार्य केवी हाफलोंग श्रीमान मनोज कुमार सर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। सर माइक म्यूट है आपका, इसलिए आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रही हम लोगों को। Hello, good afternoon everyone. Am I audible? Good afternoon, sir. Hello, नमस्कार सर। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon everyone. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? हाँ सर। हाँ sir. Good afternoon. Yes sir. ओके। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, आज कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं और ये समय है धन्यवाद ज्ञापित करने का उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया है। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय जयपुर संभाग श्रीमान देन उसके बाद में प्राचार्य केवी नंबर 5 श्रीमान आरसी भूरिया जी, श्रीमान विनोद कुमार चौधरी जी, प्राचार्य सीयू राज बंदरसिंद्री, गुवाहाटी संभाग के मेरे सभी सह प्राचार्यगण जिसमें केवी गोलाघाट, केवी पनबाड़ी, केवी डिफू, केवी बोकाजान और जो सदस्यगण हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किया, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन सभी बच्चों का जो विभिन्न विद्यालयों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो कार्यक्रम किया गया उसको अच्छे से चलाने के लिए। बीच में नेटवर्क के कुछ इश्यू रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग इसको अच्छे से कर पाए। तो सभी लोगों का जिसने भी इसमें सहयोग दिया है मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस आशा के साथ में कि जल्द ही हम अगली बार कुछ इसी प्रकार का कार्यक्रम जो बड़े बच्चे होंगे, स्पेशली जो हायर क्लास में हैं, उनके साथ में भी करने का इन्हीं शब्दों के साथ में सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी छात्रों और सभी स्टाफ जो इसमें सभी टीचर्स जिसने अपना योगदान दिया है सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।